नमस्कार दोस्तों। सूत्रम एकेडमी पे आप लोग का स्वागत है। और आज का हम लोग सेशन होगा ये नेशनल इनकम पर आधारित एमसीक्यू बात करेंगे। पिछले क्लास में हम नेशनल इनकम का थ्योरी पार्ट को देखे थे और उसी पे आधारित आज हम लोग एमसीक्यू पे बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग जो देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर एनएनपी। नेट नेशनल प्रोडक्ट का करेक्ट फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। हमने जब आप लोग के साथ नेशनल इनकम पर आधारित प्रश्नों की चर्चा किया था, तो हमने राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा किया था कि देश के निवासियों की कुल आय ह्रास घटाने के उपरांत साधन लागत पर मापा गया है। और हमने नेशनल इनकम का इक्वेशन बताया था कि नेशनल इनकम टू क्या होता है। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, तो हमको क्या मिलेगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिलता है। जब हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स घटाते हैं, सब्सिडी जोड़ते हैं, तो हमको मिलता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इसी को नेशनल इनकम बोला जाता है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया है। इसी को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो यहाँ पे अब इसी फॉर्मूला को आप लोग को सेट करना है कि एनएनपी के लिए निम्नलिखित कौन सा सूत्र सही है। तो एनएनपी निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ऐसा आप देखिए जहाँ पे जी में से डेप्रिसिएशन को क्या किया गया हो, हटाया गया हो। आंसर ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री बाउंड्री इन ईयर इज। कहा जा रहा है आपसे जीडीपी का परिभाषा पूछा जा रहा है, क्या परिभाषा पूछा जा रहा है। आप लोग से बार बार चर्चा करते हैं, परिभाषा बोलते हैं कि द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिक एरिया ए फिनेंशियल, यही जीडीपी का परिभाषा है। और इसी को यहाँ पे ये बातें यहाँ पे लिखा गया है। तो यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, जीडीपी का परिभाषा पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला फिर देखेंगे। भारत में जीडीपी गणना के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। देखिए अभी जैसा कि आप लोग संज्ञान में होगा, आप लोग को जानकारी होगा कि हम लोग का आधार वर्ष 11-12 था, वो चेंज करके 2022-23 किया गया। ये क्वेश्चन जो टाइप करने वाले हैं वो पुराना क्वेश्चन लिए हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो अभी परिवर्तन हुआ है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए बेस ईयर में परिवर्तन हुआ है, उस बेस ईयर को ध्यान में नहीं रखा है। इसका आंसर, सही आंसर यहाँ 11-12 के स्थान पे यहाँ 2022-23 हो जाएगा। तो आप लोग सुधार लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि तो 93-94 बेस ईयर था, फिर तो 99 2000 बेस बना है, फिर 2004-05 बेस ईयर हुआ, फिर 2011-12 बेस ईयर किया गया, और फिर 2000 अभी 22-23 बेस ईयर किया गया है। और जैसा कि ये भी आप लोग जानते होंगे कि जो मंत्रालय है मॉस्फी, उस मॉस्फी के अंतर्गत एक विभाग है जिसको कहते हैं एनएसओ,
यही एनएसओ के द्वारा इस बेस ईयर में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। और आप लोग को ये भी जानकारी होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना ऑथराइज जो संस्था है वह है एनएसओ, या हम कह सकते हैं मंत्रालय जो है वह है मॉस्फी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यह एक मंत्रालय है। इसी मंत्रालय के अंतर्गत एनएसओ एक विभाग है और यह विभाग राष्ट्रीय आय की गणना करता है। जैसा कि हम जानकारी होगा कि पहले ये काम करता था तो सीओ करता था, लेकिन सी रंगराजन, जानना है आप लोग को, सी रंगराजन समिति के सिफारिश पर ये जो सीएसओ था और एनएसएसओ था, दोनों को आपस में विलय करके क्या बना दिया गया है, एनएसओ बना दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 22-23। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 11-12 ही ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को आप लोग भूल जाएंगे और 22-23 को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है। हमने आप लोग से बार बार चर्चा करते हैं कि जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। अब यहाँ पे आप लोग को देखना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा रहा है कि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय किसके बराबर है। लिखा गया कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, क्या इसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय नहीं कहते, राष्ट्रीय आय हम कहते किसको है, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमको ये खोजना है इस इक्वेशन में एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कौन है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा क्या है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, प्लस सब्सिडी। अब यहीं पे जब हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं, सब्सिडी को जोड़ देते हैं, ये पूरा हमारा क्या मिल जाता है, या हम पूरा मेरा क्या मिलेगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की प्राप्ति होती है। तो इसी को तो कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, भारत के सकल मूल्यवर्धन में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान करता है। यानी कि जब हम क्षेत्रक की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, बात करते हैं, टर्सरी की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान किनका है, जीडीपी का योगदान किनका है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि लगभग 55% के आसपास टर्सरी सेक्टर का योगदान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्विस सेक्टर, यानी कि टर्सरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका। चलिए अगला है, व्हाट इज ए रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी क्या है। तो हमने आप लोग से चर्चा किया था कि जब बात करते हैं दो मूल्यों पे निकालते हैं, एक कहते हैं करेंट प्राइस, करंट प्राइस। अब यहाँ पे आप लोग जानेंगे करंट प्राइस क्या होता है। तो जिस मूल्य पे हम लोग, यानी कि जिस मूल्य पर आम उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी करता है, उसी को क्या कहते हैं, करंट प्राइस कहते हैं। उसी को मौद्रिक मूल्य कहते हैं, उसी को बाजार मूल्य कहते हैं, उसी को प्रचलित मूल्य कहते हैं, उसी को वर्तमान मूल्य कहते हैं। जीडीपी गणना एक करंट प्राइस पे होती है और दूसरा एक होती है कांस्टेंट, कांस्टेंट प्राइस पे, स्थिर कहते हैं, स्थिर मूल्य, स्थिर। तो जैसा कि आप लोग को संज्ञान में होगा कि जब स्थिर मूल्य पे जीडीपी गणना करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक बेस ईयर लेना पड़ता है, एक बेस ईयर, बेस ईयर के आधार पे हम गणना करते हैं। देखिए स्थिर मूल्य पे जीडीपी की गणना जब हमको करना हो तो नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो उपाय हैं। और जो हम कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी निकालते हैं इसी को रियल जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल जीडीपी कहते हैं। तो ये जो करंट प्राइस पे जीडीपी होता है इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। अब यहीं से हम लोग को जानना है इस नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी जानने के लिए हमारे पास दो उपाय हैं। एक हमारे पास तरीका है कि हम किसी वर्ष को आधार वर्ष मानकर और उस आधार वर्ष के मूल्य पे हम जीडीपी गणना कर ले। दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि नॉमिनल जीडीपी में से हम इन्फ्लेशन को क्या कर ले, एडजस्ट कर ले। हमारी बात एक बार फिर सुने,
कि जब जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी हम दो मूल्य पे निकालते हैं, दो कीमत पे निकालते हैं। एक करंट प्राइस पे निकालते हैं, एक कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं। और जो कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं उसी को कहते हैं स्थिर मूल्य पर जीडीपी कहते हैं हिंदी में, या उसी को रियल जीडीपी कहते हैं। क्योंकि जब कांस्टेंट प्राइस पे जब हम जीडीपी निकालते हैं तो उसमें उत्पादन में वृद्धि होता है, उत्पादन में वृद्धि होता है। लेकिन जब करेंट प्राइस पे जब हम जीडीपी निकालते हैं तो उत्पादन तथा मूल्य दोनों में वृद्धि को दिखाता है। तो किसी भी देश में जब हम जीडीपी का ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे बेहतर पैमाना जो होता है कि स्थिर मूल्य पे जीडीपी की गणना करना। तो स्थिर मूल्य पे जीडीपी गणना करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका ये है कि किसी वर्ष को हम बेस ईयर मान ले और उस बेस ईयर के आधार पर हम जीडीपी गणना कर ले। दूसरा हमारे पास तरीका है कि नॉमिनल जीडीपी में से जो उस वर्ष औसत जो महंगाई है उस महंगाई के प्रतिशत को क्या कर ले, घटा ले, उस महंगाई के प्रतिशत को घटा ले। इसीलिए एक फॉर्मूला निकलता है रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। तो आप लोग जब कभी भी क्वेश्चन जब बनाएंगे तो लिखा रहता है कि वास्तविक जीडीपी का तात्पर्य है, और नीचे लिखा रहेगा ऑप्शन में कि इन्फ्लेशन को समायोजित करके, इन्फ्लेशन को यानी कि मुद्रास्फीति को समायोजित करके। इसका कहने का मतलब ये है कि जो चालू मूल्य पे जीडीपी हम ज्ञात करते हैं, अगर हमको रियल जीडीपी ज्ञात करना है तो हमारे पास एक तरीका ये है, किसी वर्ष को बेस ईयर मान करके उस वर्ष के बेस ईयर पे जीडीपी गणना कर ले। दूसरा तरीका ये है कि नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन को क्या कर ले, हटा ले, तो हमको क्या मिल जाएगा, रियल जीडीपी की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वास्तविक क्या है, तो जीडीपी एट करेंट प्राइस, तो ये गलत हो जाएगा। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो यही क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर सही हो जाएगा। चलिए अगला है द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी। देखिए आप लोग ये फॉर्मूला को जानते होंगे कि जीएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होता है। ये एक फॉर्मूला होता है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जीएनपी तथा जीडीपी में अंतर किस चीज का है, अंतर इसी का ना होगा, इसी का ना अंतर होगा। अब इसको ढूंढिए कहाँ है, तो डेप्रिसिएशन का अंतर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का अंतर होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड एनएफआई का अंतर होता है। तो अंतर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सही है। चलिए अगला फिर देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का डेटा कौन सा संगठन जारी करता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एनएसओ लिखा हुआ है, हमने आप लोग से भी चर्चा किया। सीएसओ तथा एनएसएसओ को दोनों को आपस में विलय करके क्या बनाया गया, एनएसओ बनाया गया। इस समिति की सिफारिश पे, तो सी रंग राजन। ये कब हुआ है, तो 2019 में हुआ है। कब हुआ है, तो 2019 में हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। तो आप लोग ये फॉर्मूला हमेशा पढ़ते हुए पीसीआई इक्वल टू नेशनल इनकम बाटा टोटल पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते होंगे। तो यही खोज लीजिए कहाँ पे नेशनल इनकम बाटा टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन जैसे हस्तांतरण भुगतान है, हमने आप लोग से चर्चा किया था कि जब नेशनल इनकम या जीडीपी की गणना की बात करते हैं तो जीडीपी नेशनल इनकम में कुछ को शामिल करते हैं, शामिल नहीं करते, नहीं करते हैं। तो किनको शामिल नहीं करते हैं, तो हमने चर्चा किया था कि जो ट्रांसफर पेमेंट होता है तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ जो वृद्धावस्था पेंशन जो है इसी को हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, इस हस्तांतरण को शामिल नहीं करते हैं। दूसरा है, सॉरी अच्छा ये पूछा वृद्धावस्था जैसे हस्तांतरण भुगतान है राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, आय से बाहर रखते हैं, जीडीपी का हिस्सा है,
क्या हिस्सा है, राष्ट्रीय आय से क्या करते हैं, बाहर रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जानना है कि हस्तांतरण भुगतान किसको कहेंगे, तो जो बिना किसी सेवा के बदले प्रदान किया जाता है उसे हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। और यहाँ पे एक बहुत चर्चित इसको समझने कंसेप्ट दिया जाता है कि आप अपने घर में एक मेड रखे हुए हैं, ठीक है, जब तक वो मेड है तो उस मेड को आप जो पेमेंट करते हैं वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा होता है। लेकिन जैसे ही उस मेड से आप शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद जो आप उनको पेमेंट करेंगे, उनको किसी भी प्रकार का आप भुगतान करते हैं तो कैसा होता है, ट्रांसफर पेमेंट हो जाता है, हस्तांतरण भुगतान हो जाता है। इसलिए कहावत है कि जब तक मेड थी राष्ट्रीय आय में शामिल हो रहा था, जब बीवी बन गई राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं देश को घाटा हुआ कि नहीं, बीवी बनाने से देश को घाटा हुआ कि नहीं, जब तक मेड थी तब तक राष्ट्रीय आय में गणना हो रहा था कि नहीं। ठीक है, तो ये आपको आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ एनएफआई इज नेगेटिव देन द सॉरी यदि एनएफआई नकारात्मक है तो क्या होगा। अब देखिए हम लोग बार बार लिखते हैं कि जीएनपी इजकल टू जीडीपी प्लस एनएफआई ए लिखते हैं। अब कहें कि अगर ये एनएफआई नकारात्मक हो, ईपी माइनस मान लिया हम 100 की बात करते हैं, जीडीपी हम मान लिए 500 की बात करते हैं, ठीक है, और जीएनपी, तो जब जीएनपी इजकल टू जीडीपी माइनस, तो ये माइनस जब करेंगे तो अब हमको कितना मिलेगा 400, तो हमारा जीएनपी कितना हो गया 400 हो गया, और मेरा जीडीपी कितना है 500। तो अगर एनएफआई नकारात्मक होगा तो हमारा यहाँ जीडीपी है 500 और जीएनपी है 400। अब बताएंगे यहाँ पे जीडीपी बड़ा है जीएनपी छोटा है, तो देखिए तो जीडीपी बड़ा है जीएनपी छोटा है, तो ये मेरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि नहीं। एक बार फिर सुनेंगे, कहा जा रहा है कि अगर एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेवेन्यू नकारात्मक हो जाए, तो हम इसको मान लिए 100 रुपया नकारात्मक मान लिए, जीडीपी हमने मान लिया 500 रुपया, 500 में से 100 घटेगा 400, तो मेरा जीएनपी कितना हुआ 400, तो मेरा जीएनपी 400 और जीडीपी कितना है 500, तो जीडीपी मेरा बड़ा है कि नहीं जीएनपी, तो अगर ये नकारात्मक हो जाए तो मेरा जीडीपी क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, अगर ये सकारात्मक हो जाए यानी कि ज़्यादा हो जाए तो हमारा जीडीपी सॉरी मेरा क्या हो जाएगा जीएनपी बड़ा हो जाएगा जीडीपी छोटा हो जाएगा। अगर यह मेरा 0 हो जाए, एनएफआई क्या हो जाए एनएफआई ए क्या मेरा हो जाए 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा जीडीपी इक्वल टू जीएन। ठीक है, चलिए अगला फिर क्वेश्चन देखेंगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। है ना, 10 मिनट और है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। काट का चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय है। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय होता क्या है। तो पर्सनल इनकम में से जब डायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं उसी को कहते हैं व्यय योग्य आय कहते हैं, व्यय योग्य आय कहते हैं, उसी को डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला फिर क्वेश्चन देखेंगे, मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में क्यों नहीं शामिल करते हैं। देखिए हमने क्लास में चर्चा किया था कि जब वस्तु एवं सेवा की बात करते हैं तो वस्तु एवं सेवा को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक अंतिम वस्तु एवं सेवा बांटते हैं और दूसरा मध्यवर्ती वस्तु एवं सेवा की बात करते हैं। उसी मध्यवर्ती वस्तु एवं सेवा को रॉ मटेरियल भी कहते हैं। तो हम लोग जब भी जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में अंतिम वस्तु एवं सेवा के मूल्य को ही हम लोग काउंट करते हैं। अब ये जो मध्यवर्ती वस्तु है ये क्या है रॉ मटेरियल है,
तो अगर रॉ मटेरियल को भी जीडीपी में गणना करेंगे तो इससे क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा। इसलिए डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम जीडीपी में अंतिम वस्तु एवं सेवा को शामिल करते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि जीडीपी में मध्यवर्ती वस्तु को क्यों नहीं शामिल करते हैं, तो आप उसका तर्क देंगे कि जो मध्यवर्ती वस्तु है उसी मध्यवर्ती वस्तु से फाइनल गुड्स तैयार किया जाता है। तो अगर मध्यवर्ती वस्तु को भी काउंट कर ले और फाइनल गुड्स को भी काउंट कर ले तो वस्तु तो एक ही हुई, लेकिन उसकी गणना कितनी बार हो जा रही है, 2 बार हो जा रही है। इसलिए दोहरी गणना से बचने के लिए क्या किया जाता है, अंतिम वस्तु एवं सेवा को शामिल किया जाता है। यहाँ पे क्या है, दोहरी गणना से बचने के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, वैल्यू एडेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस रेफर्स टू, उत्पादन प्रक्रिया में मूल्य वर्धन का अर्थ है सम ऑफ वेजेज एंड इंटरेस्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। अब देखिए क्या कहने का मतलब है, मान लिए हम 100 रुपया का आटा खरीदे, 100 रुपया का आटा खरीदे, इस आटा से हमने ब्रेड बनाया, ब्रेड बनाया। अब इस ब्रेड का कीमत कितना हो गया, मान लीजिए हम इस ब्रेड का कीमत 150 रुपये रखते हैं। तो हमारा जो 100 रुपये का आटा था, 100 रुपये का जो आटा था, इस आटा से हम कितना रुपया के बराबर वैल्यू एडिशन किए, 50 रुपया के बराबर किए। इसी 50 रुपया को वैल्यू एडिशन बोला जाता है। यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट, हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ, 150 रुपये का, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, इंटरमीडिएट गुड्स। तो मेरा ये मध्यवर्ती वस्तु जिसको हमने अभी चर्चा किया था कि मध्यवर्ती वस्तु यानी कि रॉ मटेरियल, तो ये मेरा आटा है और ये मेरा फाइनल ब्रेड्स है। इस ब्रेड्स को बनाने के लिए, सॉरी, इस ब्रेड्स को बनाने के लिए ये 100 रुपये का जो आटा है और ये ब्रेड है, इस ब्रेड्स को बनाने के लिए आटा क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो जब हम फाइनल जो मेरा आउटपुट निकला कितना का, 150 रुपये का, इस आउटपुट में से जब रॉ मटेरियल को घटा देंगे तो जो हमारे पास बचेगा वही क्या कहलाएगा, वैल्यू एडिशन कहलाएगा। और ये कितने रुपए का हम कर पा रहे हैं, 50 रुपये का कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स या कंजम्पशन, उत्पादन का मूल्य एवं मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्वेंट्री निवेश को किसका हिस्सा माना जाता है, इन्वेंट्री निवेश को किसका हिस्सा माना जाता है। तो देखिए इन्वेंट्री निवेश को ये एक कैपिटल फॉर्मेशन इसको कहा जाता है, इन्वेंट्री निवेश को कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है, यानी कि इसको पूंजीगत वस्तु के रूप में इन्वेंट्री निवेश जो कहा जाता है, ये पूंजीगत निवेश के रूप में इसको लिया जाता है। तो आपको ये देखना है कि पूंजीगत निवेश, हमने पूंजीगत वस्तु के बारे में चर्चा किया था कि जो अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में सहायता करता है। अब जो मशीन का निर्माण करेंगे, हम मशीन बनाएंगे, ये मेरा क्या हो गया, इन्वेंट्री निवेश हो गया। हम कोई कारखाना लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो मेरा क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम फैक्ट्री लगाएंगे तो फैक्ट्री लगाने के बाद क्या करेंगे, कैपिटल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, सृजन करेंगे। हम सड़क बना रहे हैं तो सड़क बना रहे हैं तो कैपिटल का क्या करें, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसी को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 में भारत के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है। अब जब 25-26 का इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे, आप लोग को मालूम होगा कि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बजट इंट्रोड्यूस होने से 1-2-3 दिन पहले वित्त मंत्री के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है। और जैसा कि जानकारी होगा कि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में भारतीय संविधान में कोई प्रोविजंस नहीं है, यह एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता है और यह एक विधायी प्रक्रिया है, यानी कि संसद के द्वारा विधि बना करके यह कहा गया है कि बजट इंट्रोड्यूस होने से ठीक 1-2 दिन पहले जो करंट ऑनगोइंग ईयर्स है, उस करंट ऑनगोइंग ईयर्स में हमको क्या करना था, कहाँ तक कर पाए हैं, एक लेखा जोखा संसद के पटल पे रखा जाता है। वही जब बजट की बात करते हैं तो बजट आने वाले साल के लिए आय व्यय का एक अनुमानित ब्यौरा होता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में क्या है, तो आप कहेंगे कि बजट जो होता है एनुअल, जो फिनेंशियल ईयर आने वाला है, यानी कि अगला जो फिनेंशियल ईयर आने वाला है, उस फिनेंशियल ईयर का एक आय व्यय का एक अनुमानित ब्यौरा होता है। जबकि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ऑनगोइंग जो ईयर्स होते हैं, जो करंट
फिनेंशियल ईयर होता है उस करंट फिनेंशियल ईयर का लेखा जोखा होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इसके अकॉर्डिंग भारत का ग्रोथ रेट के बारे में तो 7% अनुमान लगाया गया है कि 7% की दर से बढ़ेगा भारत का आर्थिक ग्रोथ होगा। चलिए अगला है कि वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग 26 के अनुसार भारत वर्तमान में दुनिया की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए यहाँ से हम लोग को जानना है कि वर्ल्ड की रैंकिंग की बात करते हैं तो हम लोग 4th पोजीशन पर भी है और 3rd पोजीशन पर भी है। जब हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो एक्सचेंज रेट पर हम 4थे पोजीशन पर हैं, और जब पीपीपी के आधार की बात करते हैं तो पीपीपी के आधार पर हम लोग 3रे पोजीशन पे है। क्योंकि यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा चर्चा नहीं किया गया है कि पीपीपी के आधार पर, इसलिए जब पीपीपी के बारे में कोई चर्चा न हो तो समझ के चलना है कि आपसे एक्सचेंज रेट पर पूछा जा रहा है। तो हम विश्व की अभी 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था अगर हम ट्रिलियन में बात करें तो 4.3 ट्रिलियन का हमारा भारत का जीडीपी हो चुका है। 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर भारत का जीडीपी हो चुका है। चलिए अगला देखेंगे, केंद्रीय बजट 25-26 में सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया था। अब राजकोषीय घाटा होता क्या है, तो एक वर्ष में टोटल जो कर्ज सरकार लेती है उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। कि आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है, इस बीच के गैप को पूरा करने के लिए जो टोटल बोरोइंग किया जाता है उसी बोरोइंग को राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो जब आप 25-26 की बात करते हैं तो 25-26 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य था 4.4, और जब 26-27 जो अभी बजट इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें लक्ष्य रखा गया है 4.3। तो यहाँ पे चूंकि आपके 25-26 के बारे में पूछा जा रहा है, इसका क्या हो जाएगा 4.4 ऑफ जीडीपी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का अनुपात होता है। आप जब ये सेशन देखे होंगे, नेशनल इनकम पे आधारित देखे होंगे, तो हमने चर्चा किया होगा रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बटा डिफ्लेटर इनटू 100। अब यहाँ आपसे डिफ्लेटर के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आप इस डिफ्लेटर को यहाँ शिफ्ट कर दें तो डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी टू 100। तो ये अनुपात हो गया। क्या पूछा जाए, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का अनुपात होता है। तो ये अनुपात हो गया कि नॉमिनल जीडीपी ऊपर है, रियल जीडीपी नीचे है। तो अब क्या मिल रहा है हमको, डिफ्लेटर मिल रहा है। दूसरा है, यह घरेलू रूप से उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को दर्शाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये तो डिफ्लेटर तो यही तो बताता है कि देश में महंगाई का स्तर क्या है। डिफ्लेटर क्या करता है कि जो बढ़ा हुआ कीमत होता है उस कीमत को पीछे की तरफ खींचता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेटर में अंतर क्या है, इन्फ्लेशन वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में ग्रोथ को दिखाता है, जबकि डिफ्लेटर वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में जो कमी होती है उसको दिखाता है। दोनों में बेसिक अंतर यही होता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, 1-2 यानी कि दोनों हो जाएगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला फिर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। जीडीपी एट मार्केट प्राइस पूछा क्या जा रहा है, विचार करिए। यदि हम एक में से 2 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है। अच्छा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यदि एक में से घटाते हैं। अच्छा, जीडीपी में से जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को नेट एनआईटी को घटाते हैं तो क्या मिलेगा, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे सर होगा। इसको एक बार और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कहने का मतलब क्या है, हम लोग बार बार लिखते हैं एमपी इक्वल टू होता है एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, और हमने चर्चा किया था कि आईटी माइनस सब्सिडी को एनआईटी भी बोला जाता है, और इस एनआईटी को बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहीं पे ये शब्द लिखा हुआ है कि नेट शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लिखा हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे यही बातें
लिखी गई है, ठीक है। इसको बोलते हैं NIT। अब पूछा जा रहा है कि MP इजकल टू FC प्लस NIT लिखा गया है, ठीक है। तो हमको FC निकालना है, तो FC में क्या करते हैं, MP माइनस NIT करते हैं। MP माइनस क्या करते हैं, NIT करते हैं, तब हमको क्या मिलता है, FC मिलता है। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि GDP एट मार्केट प्राइस में से, GDP एट मार्केट प्राइस में से जब NIT घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट की प्राप्ति होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे। भारत की GDP गणना से निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बाहर है। कहा जा रहा है कि गृहिणियों द्वारा किया गया अवैतनिक कार्य। हमने आप लोग को चर्चा किया था कि आपके घर में मम्मी है, बहन है, जो भी आपके महिला सदस्य के द्वारा जो आपके घर के गृहिणी कार्य किए जा रहे हैं, तो उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। गृहस्थ कार्य के रूप में, वो यानी के बदले में आप किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करते हैं। इसलिए आपको लोग उदाहरण फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, जब आप किसी को मेड के रूप में अपने घर में कार्य करने हेतु रखे हुए हैं, गृहस्थ कार्य करने के लिए रखे हुए हैं, तो उसको आप जो भुगतान करते हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। लेकिन जब आप उससे शादी कर लेते हैं तो वह राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं बनता है, क्योंकि शादी करने के बाद अगर किसी प्रकार का उस पर किसी प्रकार का भुगतान करते हैं तो वह ट्रांसफ़र पेमेंट का हिस्सा बन जाता है, और ट्रांसफ़र पेमेंट को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ जो आपके घर में जो भी किया जा रहा है अवैतनिक कार्य, वह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। दूसरा है अवैध गतिविधि, यह भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। तीसरा है माध्यमिक बाजार में शेयरों की बिक्री, इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। तो दोनों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। तो पूछा रहा GDP गणना में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बाहर है, तो गतिविधि बाहर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 सर डी हो जाएगा। दोनों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। चलिए अगला फिर क्वेश्चन है, GDP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भारत में काम करने वाले अनिवासियों की आय शामिल होती है। देखिए यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा है GNP के संदर्भ में, तो जब GNP की बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड में हमने आप लोग से चर्चा किया था कि हमारे देश के निवासी, और जब निवासी की बात करते हैं तो निवासी में केवल व्यक्ति ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं आता है, निवासी के अंतर्गत फिजिकल रिसोर्सेज भी आते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज मान लीजिए आपके देश का, हमारे देश की कोई कंपनी है, वह कंपनी जाकर के अमेरिका में काम करे। एयर इंडिया भारत की कंपनी है, जाकर के अमेरिका में कोई सेवा दे रही है, तो एयर इंडिया भारत का निवासी है। तो हमारे देश का निवासी जो विश्व के अन्य देशों में जाकर के जो भी काम कर रहे हैं, जो आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं, वह हमारे देश के GNP में शामिल होगा। और विश्व के अन्य देशों के लोगों के द्वारा जो हमारे देश में आकर के कोई आर्थिक गतिविधि की जा रही है, वह उस देश के GNP में शामिल होगा। यहाँ पे कहा जाए इसमें भारत में काम करने वाले अनिवासियों की आय शामिल होती है। अनिवासी कहा जा रहा है यानी कि जो अमेरिका का व्यक्ति भारत में आकर के काम कर रहा है, तो वह अमेरिका के GNP में शामिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आय में शामिल होता है, तो स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। दूसरा कह रहा है इसमें विदेश में अर्जित भारतीय निवासियों की आय शामिल नहीं है। तो हमारे देश के जो भी निवासी है जो विदेश में आय अर्जित कर रहे हैं, वो तो हमारे देश के GNP में शामिल होगा, वो तो शामिल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नाइदर 1 नाइदर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना ही क्वेश्चन है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, क्रय शक्ति क्षमता के मामले में भारत की GDP वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पे है, हमने अभी चर्चा किया था। दूसरा है कि भारत के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से अधिक है, ये भी स्टेटमेंट सही है, यही माना जाता है। ऐसे 50% सॉरी 55% लगभग माना जाता है, लेकिन 50% से अधिक है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं।
सरकारी क्षेत्र के बिना एक बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी किसके बराबर है? हमने आप लोग से चर्चा किया था कि y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, इसको कहते हैं क्लोज इकोनॉमी, कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। और यहीं पे जब y इक्वल टू लिखते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसको कहते हैं ओपन इकोनॉमी। तो आपसे पूछा जा रहा है सरकारी क्षेत्र के बिना एक बंद अर्थव्यवस्था, तो बंद अर्थव्यवस्था का इक्वेशन क्या हो गया? ये सरकारी क्षेत्र के बिना, यानी कि सरकारी क्षेत्र को शामिल नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा? सी प्लस आई। सरकारी क्षेत्र को जो शामिल नहीं करना तो क्या हो जाएगा? सी प्लस आई। यहाँ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। According to the IMF World Economic Outlook 2026, what is the projected nominal GDP of India for the year 2026? अब कहा जा रहा है कि IMF के प्रोजेक्शन के अनुसार 2026 में भारत का जीडीपी का क्या साइज होगा? तो हमने आप लोग से चर्चा किया था 4.3 यूएस डॉलर ट्रिलियन की चर्चा की था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। चलिए अगला फिर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है, यही 25 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी प्रकार थ्योरी की क्लासेज हो, उसके बाद उस पर आधारित एम को भी हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।